नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पॉलिटी के ही लेक्चर्स डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स में आएगा। इसलिए आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे और कहीं पर भी डाउट हो तो उस डाउट को क्लियर कर लेना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप हमें कमेंट सेक्शन में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन बिना डाउट रिज़ॉल्व किए आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि हाई प्रायोरिटी टॉपिक के अंतर्गत ये आता है। अगर आपको हमारे लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ पर आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ क्विज़ेज़ का प्रैक्टिस वहाँ पर होता है, तो आप क्विज़ में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। जो हमारा लेक्चर का नाम है वो है आपका स्टेट लेजिस्लेचर। अब आप देखिए, इंडिया के लेवल पर क्या होता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? संसद, जहां पर कानून बनाए जाते हैं नेशनल लेवल पर। यूनियन लिस्ट का कानून हो या फिर कंकरेंट लिस्ट का कानून हो या फिर रेसिड्यूरी लिस्ट का कोई भी मुद्दा हो, पार्लियामेंट कानून बनाने में सक्षम है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें राज्य के लेवल पर, तो राज्य के लेवल पर भी आपकी असेंबली होती है, जहां पर जो नेता है, जो हमारे द्वारा आपके द्वारा चुनकर आते हैं और उस सभा में या असेंबली में कानून पास करते हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जो भी पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है उस पर डिस्कशन होता है। साथ के साथ कोई भी बिल है जिस पर कंसर्न रेज की जा रही है, चिंताएं रेज की जा रही हैं, उसको कमिटीज में भी भेजा जा सकता है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो स्टेट लेवल पर आप देखेंगे, एक तो हो सकता है कि स्टेट में आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, जिसको हम विधानसभा भी कहते हैं, और ये तो हर एक राज्य में है ही। जितने भी राज्य हैं वहां पर आपको विधानसभा जरूर देखने को मिलता है। प्लस यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली, पुडुचेरी और उसके बाद अब जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका लेजिस्लेचर है, यानी कि है तो ये यूनियन टेरिटरी, लेकिन यहाँ पर भी सभा है, स्टेट लेजिस्लेचर है, जहाँ पर चुनाव के माध्यम से नेता आते हैं और फिर कानून वानून बनाने का कार्य होता है। ओके, इतना तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये हर राज्य में नहीं है, कुछ ही गिने चुने राज्य में है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये भी आपका डेलिबरेटिव बॉडी होता है। मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो कानून वानून होते हैं उसको अप्रूव करने में, या फिर ऑर्डिनेंस जो स्टेट लेकर आता है गवर्नर की तरफ से, तो उस सब को भी पास करने में इनका योगदान रहता है। हालांकि एक प्रकार से आप समझिए कि सजेशन देने का भी काम आपका विधान परिषद कर सकता है। ओके, तो जिस भी राज्य में आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको हम या उस राज्य को हम बाई कैमरल कहेंगे, यानी कि दो। ठीक है, एक आपका स्टेट लेजिस्लेचर तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एग्जिस्ट अगर करता है तो हम बाई कैमरल कह देंगे। अब आप समझिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। स्टेट लेजिस्लेचर की बातें पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोली गई है। जैसे पार्ट 5 में जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसके बारे में बात की गई है, तो पार्ट 6 में स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। कुछ कुछ राज्यों में बाई कैमरलिज्म है। कौन से राज्य में बाई कैमरलिज्म है तो आप देख लीजिए, आप इसको मैप में भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपके लिए आसान होगा चीजें समझना। ओके, जैसे आप यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश, तो कहाँ पर है आंध्र प्रदेश? यहाँ पर है।
ठीक है, यहाँ पर बाइकैमरलिज्म है। उसके बाद अगर हम अन्य राज्य की बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से जो बढ़ के तेलंगाना बना, यहाँ पर भी आपका बाइकैमरलिज्म है। फिर यूपी है, ओके, बिहार है, दोनों सटा हुआ ही है, महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं? पेयर में याद करिए। महाराष्ट्र का पड़ोसी कौन? कर्नाटका। बिहार का पड़ोसी कौन? यूपी। आंध्र का पड़ोसी कौन? तेलंगाना। तो उस हिसाब से आपका दो, दो चार, दो छह, छह जगहों पर आपको बाइकैमरलिज्म मिल जाएगा। ओके, अब चलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसा कि हमने आपको बताया कि हर राज्य में होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि जिस राज्य में नहीं है उस राज्य में क्रिएट करवाना चाहते हैं, या फिर जिस राज्य में है वहां से हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबलिश करवा देना चाहते हैं। तो ये निर्णय कौन करेगा? क्या स्टेट लेजिस्लेचर करेगी? नहीं, यहाँ पर जो अपर हैंड है वो पार्लियामेंट को दिया गया है। लेकिन खास बात ये होगी कि अगर आपको एबलिश करना है या क्रिएट करना है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उस राज्य का रेजोल्यूशन पास करेगा अपने असेंबली में कि भाई साहब, हमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है या एबलिश करना है। उस प्रकार का रेजोल्यूशन पास होगा, और ये जो रेजोल्यूशन पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से होगा। स्पेशल मेजोरिटी क्या है इसको हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन भी आता है तो स्पेशल मेजोरिटी को एक्सपेंड करके नहीं पूछा जाता है, स्पेशल मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी टाइप लिखा रहता है। तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसलिए आप देखते भी हैं कि मध्य प्रदेश, वहां पर भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की मांग चलती है, लेकिन पार्लियामेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिली है। तो अपर हैंड किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ये ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा हम कंपोजिशन की बात करें इन दोनों हाउसेस के, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की शुरुआत करते हैं हम। तो यहाँ पर जो नेता या फिर मेंबर्स चुनकर आते हैं जिनको हम MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुन कर आते हैं। कैसे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हर एक नागरिक जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो अपने पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से वो वोट दे सकते हैं उन लीडर्स को जो उस कंस्टिट्यूएंसी में खड़ा हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में ध्यान रखेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से मेंबर्स चुनकर नहीं आते। क्या आपने MLC को डायरेक्ट इलेक्शन करवा कर भेजा है? नहीं, उसके तो अलग प्रोविजंस होते हैं जो हम देखेंगे। और फिर कुछ फैक्ट्स याद रखना है आपको कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है हाउस का, तो 500 होता है, 500 से ज्यादा नहीं। चाहे कोई भी राज्य होंगे, मैक्सिमम जो सीट्स होंगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की वो 500 से ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि जो आपके लोकसभा के सीट्स हैं उससे तो ये कम ही रहने वाला है, मतलब स्टेट के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं। ओके, और मिनिमम कितना होगा? तो मिनिमम वेरी करता है, इसलिए मैंने ये डाटा लिखा नहीं है। तो कहीं पर 60 तो कहीं पर 40 ऐसे करके कुछ रहते हैं, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है, लेकिन इतना निटी ग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी ने इतने डिटेल में नहीं गया है, तो बीपीएससी की बात मत कीजिए। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। एक समय था जब गवर्नर को ये शक्ति थी कि 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन इसको हटा दिया गया 2019 के अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या नाम है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसी प्रकार से 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अब बात करते हैं कुछ अन्य फैक्ट की। एक तो ये है कि जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, इसने क्या किया, जो असेंबली की टोटल सीट्स है, मान के चलिए बिहार की जो सीट है लेट्स से कि आपका 243 है। ओके, तो इस अमेंडमेंट में फिक्स कर दिया कि भाई जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं वो 1971 के सेंसस पर निर्धारित होगी। ओके, मतलब आप समझिए कि पहले एक प्रोविजन होता था कि डिलिमिटेशन किए जाते थे कंस्टिट्यूएंसीज के 1971 से पहले। तो इसमें होता ये था कि चूंकि सेंसस किया गया, पता चला पॉपुलेशन बढ़कर आ रही है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ के हमें दिखती है तो फिर जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, भाई ज्यादा पॉपुलेशन को कैसे एक एमएलए या एक एमपी रिप्रेजेंट करेगा अच्छे मायने से। इसलिए जरूरी होता था कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस हिसाब से सीट का अलॉटमेंट भी बढ़े, ताकि एमएलए या एमपी अच्छे से जनता को, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के जनता को रिप्रेजेंट करे। अब एक एमएलए पर लेट से कि भाई 2 करोड़ जनता है, तब तो जनता की बात सुनी ही नहीं जाएगी। इसलिए जरूरी होता था कि डिलिमिटेशन किया जाए। तो डिलिमिटेशन रेगुलर बेसिस पर किए जाते थे हर 10 साल में 1971 तक। लेकिन इस अमेंडमेंट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें क्या हुआ, इसमें ये साफ साफ बोल दिया गया कि जो मैक्सिमम सीट्स हैं, चाहे आपके लोकसभा को हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो, वो फिक्स की जाएगी एज पर द 1971 सेंसस। इसका मतलब ये है कि आगे जो आपके सेंसस किए गए 1981 के किए गए होंगे, 1992, ठीक है, फिर 2001 का सेंसस, तो भले ही सेंसस आगे बढ़ता चला गया लेकिन मैक्सिमम सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका 1971 के ही सेंसस पर टिका रहा। अब यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि मैक्सिमम सीट जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की या फिर लोकसभा की फिक्स कर दिया हमने 1971 के सेंसस पर, लेकिन एक चीजें ये थी कि 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया। इसमें ये बोल दिया गया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन होगा वो 2001 के सेंसस पर होगा। लेकिन यहाँ पर जो 2001 के सेंसस पर डिलिमिटेशन की बात की गई ना, इसमें क्या था कि जो मैक्सिमम सीट्स एलोकेट किए गए हैं स्टेट को या फिर लोकसभा को, वो तो 1971 के सेंसस वाला ही रहेगा। ओके, लेकिन इंटरनल रीएडजस्टमेंट किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में जो आज सीट देख रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो 1971 के सेंसस पर ही है, लेकिन इंटरनल रीएडजस्टमेंट किया गया होगा पॉपुलेशन के आधार पर। मान के चलिए कि पहले जो है ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलकर, मतलब ये 4 जगह मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती थी। अभी क्या है, 2001 के सेंसस के आधार पर क्या किया गया होगा कि फिर से एरिया को, कॉन्स्टिट्यूएंसी को इंटरनली डिमार्केट कर दिया गया कि नहीं भाई अब ये जो 3 है ना, ये 3 मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे। फिर जो एक्स्ट्रा बचा उसको दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐड कर दिया गया होगा। तो समझ में आ रहा है? तो टोटल जो स्ट्रेंथ है वो तो वही है जो 1971 के आधार पर था, लेकिन इंटरनल रीएडजस्टमेंट अलाउ की गई थी आपकी 87 CAA 2003 के माध्यम से। ओके, ये ध्यान रखें। हालांकि जब हम पार्लियामेंट का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। थोड़ा सा हमने समझाने का कोशिश किया है अच्छे से। अब बात करते हैं रिजर्वेशन का क्या प्रोविजन है। तो देखिए, SC हो या फिर ST हो,
ये काफी ज्यादा वल्नरेबल सेक्शंस हैं, इन पर हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस काफी हुआ, इसलिए इनको रिप्रेजेंट कराने के लिए कुछ तो पॉजिटिव एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से किए जाने थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने रिजर्वेशन का कंसेप्ट डाला, और इसका ओरिजिन आप समझिए कि जो 1932 का पूना पैक्ट हुआ था ना, वहीं से निकल कर आता है। ओके, और ये जो SC एंड ST की रिजर्वेशन का कंसेप्ट है, ये पॉपुलेशन के आधार पर है। मतलब अगर SC ST की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस हिसाब से सीट रिजर्व भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पर बिहार के कंटेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं कि बिहार में SC का जो सीट है वो है 38, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की हम बात कर रहे हैं। ओके, और ST के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो सीट है वो है 2। तो यहाँ से क्वेश्चन BPSC पूछती है, और सबसे ज्यादा जो सीट रिजर्व्ड है वो ध्यान रखेंगे यूपी का है। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। अब थोड़ा सा काउंसिल के कंपोजिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन जो है इनका अलग होता है, डायरेक्टली ये जनता के द्वारा चुने नहीं जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखेंगे कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है काउंसिल का, वो कितना है, 1/3 ऑफ टोटल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज स्ट्रेंथ। यानी कि कोई राज्य है जिसका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ है 333, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है SLC का, काउंसिल का, वो होगा आपका 1। यानी कि 1 मतलब 111 बोल रहे हैं, तो 111 से कम हो सकता है, 111 हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नियम बंधा हुआ है। फिर मिनिमम कितना होगा, मिनिमम तो 40 होना चाहिए। अब भाई 2 व्यक्ति मिलकर तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे नहीं, क्या फायदा फिर। ये तो डेलिबरेटिव बॉडी है, सजेशन सबका काम करती है, एडवाइस देती है, अपर हैंड का काम करती है। ओके, तो मिनिमम आपका 40 है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ से एक चीज कंक्लूड निकल कर आती है कि जो काउंसिल का साइज है वो साइज ऑफ लेजिस्लेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो हम वहीं से निकालते हैं, भले ही हम सीट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ से कम एलोकेट करें, लेकिन लिंकेजेस तो वहीं पर है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। अब मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो एक तो आप ये देखिए किसको बाइफेरिकेट किया गया है डिफरेंट सेक्शंस में जो इलेक्शंस होंगे, और काफी ज्यादा डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उस पर कंट्रोल रखा जाता है। तो एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एक तरीका है जिसके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट पर हम कंट्रोल रखते हैं, और जो भी अच्छे सजेशंस हैं, कुछ पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, तो यहाँ पर भी रेज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1/3 जो मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो लोकल बॉडीज के मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इन सब के द्वारा चुने जाते हैं। फिर आप देखिए 1/12 जो मेंबर है वो चुने जाएंगे ग्रेजुएट्स के द्वारा ऑफ 3 years एंड रिसाइडिंग विद इन दैट स्टेट। ये जरूरी है ना कि उसी राज्य में रिसाइड करे, भाई दूसरे राज्य का फिर वो क्यों चुनेगा, है ना। उसके बाद फिर आता है आपका 1/12 अगेन, ये टीचर्स के द्वारा सेंड किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, who have existed 3 years in the state। उसके बाद देखिए 1/3 इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी ध्यान रखना है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सदस्य चुने जाते हैं, क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि 1/3 मेंबर्स
इनके द्वारा भेजे जाते हैं। ठीक है, अब इनके द्वारा भेजे जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो लोग भेजे गए हैं वो मेंबर्स नहीं होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का। जो चुन के जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो मेंबर नहीं होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, क्योंकि डबल मेंबरशिप वाला प्रोविजन यहाँ लागू नहीं होता है। अगर आपने एक हाउस में गए तो दूसरा हाउस आपको खाली करना पड़ेगा। जैसे पार्लियामेंट का भी इलेक्शन आपने लड़ लिया, स्टेट लेजिस्लेटर का भी इलेक्शन आपने लड़ लिया, तो दोनों जगह आप अपनी सीट क्लेम नहीं कर सकते, एक जगह छोड़ना पड़ेगा। और थोड़ा सा आप हमें बताइए कि अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव जीते हुए हैं, आप एमएलए हैं, फिर आप लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं, तो कौन सा सीट खाली करना पड़ेगा आपको, एमएलए वाला या फिर एमपी वाला? वैसे तो लॉजिक सिंपल है कि भाई अगर पार्लियामेंट के लिए खड़ा हो रहा है, ऑलरेडी वो एमएलए है, तो खड़ा हो रहा है, इस बात की ही परमिशन देता है कि हाँ खाली करेगा तो एमएलए वाला करेगा। ओके, तो इतना पॉइंट आप ध्यान रखें। फिर जो 1/6 पार्ट है वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा ड्यूरेशन हम कंपेयर करेंगे। ये जो आपका असेंबली है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं। उसके बाद पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पर डिस्कशन होता है, मनी बिल आपका पास होता है। ठीक है, अगर मनी बिल पास नहीं हुआ तो फिर सीएम अलोंग विद सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन भी करने पड़ सकते हैं। और सरकार सत्ता में रहेगी या नहीं रहेगी वो भी असेंबली के मेजोरिटी के सपोर्ट पर ही निर्भर करता है। तो अगर कल को सीएम असेंबली में अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको रिजाइन देना पड़ेगा, हाउस डिसॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, सरकार गिर जाएंगी, ऐसा चीज होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का नाम आपने सुना है? अगर नहीं तो फिर हम आपको सुनाएंगे पार्लियामेंट के लेक्चर में। ठीक है, तो थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। जो असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका जो टर्म है वो 5 साल का है, यानी कि 5 साल, उसके बाद फिर आपका री इलेक्शन होता है, फिर से नए नए मेंबर चुने जाते हैं। और इसमें तो आप अनुभवी होंगे, जनरल इलेक्शन भी 5 साल का ही टर्म होता है। ठीक है, टर्म खत्म होने से पहले ही चुनाव करवा दिए जाते हैं ताकि अगला जो आएगा वो टाइमली हाउस को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, हाउएवर गवर्नर इज ऑथोराइज्ड टू डिसॉल्व द असेंबली एनी टाइम, लेकिन ऐसा नहीं कि इनके पास पूरा डिसॉल्व करने का डिस्क्रिशनरी पावर है, मेजोरिटी है, तब भी नहीं। जब आपकी सत्ता खतरे में होती है तब इनको कुछ पावर दिए जाते हैं, सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर, जिसके माध्यम से ये डिसॉल्व कर सकते हैं असेंबली को। वो हम गवर्नर के सेक्शन में देखेंगे, तो उसकी भी आप चिंता ना करें। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आपको बस शांति से सुनते जाना है और एक एक शब्द आप अपने अंदर डालते जाएं, एग्जाम में रिकॉल हो जाएंगे। और साथ के साथ ये भी देखिए कि ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये प्लस प्लस का मतलब ये हुआ कि इमरजेंसी के समय में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके टर्म को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जैसे जो आपका नेशनल इमरजेंसी एक बार लगा था तो लोकसभा के टर्म को बढ़ाया गया था। ठीक है, उसी प्रकार से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म को बढ़ाया जा सकता है, प्रेसिडेंट रूल के दौरान नहीं। ये आपका नेशनल इमरजेंसी के दौरान होता है। ओके, और कोई जरूरी नहीं कि मैंडेटरी कंपलसरी बढ़ाना ही होगा, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के डिसीजन पर। यहाँ तक आप समझ गए। अब चलते हैं काउंसिल के बारे में, कुछ बातें जान लेते हैं। तो जो काउंसिल है हमारा वो परमानेंट बॉडी होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से ट्रैप बन सकता है आपके लिए। तो होता ये है कि 1/3 जो मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति का जो टोटल
मेंबरशिप का टर्म रहता है वो 6 साल का रहता है, क्योंकि 2 साल में 1/3 रिटायर होते हैं और 1/3 चुने भी जाते हैं। तो जो आपका आज चुना गया है वो 6 साल बाद उनका पूरा टर्म कंप्लीट हो जाता है, तो 1/3 वैसे रिटायर होते जाते, तो नया आते जाता है, पुराना रिटायर होते जाता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भले ही मेंबर्स रिटायर होते हैं लेकिन हाउस तो परमानेंट है, हाउस तो डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर पर बात करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोशिश तो यही है कि आपको थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया जाए ताकि आपको किसी प्रकार की डाउट या त्रुटि ना रहे। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मुस्कुराते हुए हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब तो आपने कर रखा होगा, तो उसके लिए तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए, जो मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद मोस्टली मेरे ख्याल से तो 100% सिटीजन ऑफ इंडिया को ही दिया जाता है। ओके, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, और ही और शी मस्ट सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन, मतलब प्लेज लेना पड़ता है बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। ये तब होती है जब कैंडिडेट्स के लिए नॉमिनेशन फाइल किया जाता है, तो फिर उस समय इलेक्शन कमीशन के सामने या फिर ऑथराइज्ड पर्सन के सामने कैंडिडेट को ओथ लेना पड़ता है। और अगर आपको एमएलए बनना है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनना है, तो आप 25 साल के हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आराम से आप एमएलए बनने की तैयारी कर सकते हैं। बस पब्लिक इन्फ्लुएंस आपके पास होना चाहिए। जितना पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं उतना आपका सपोर्ट बढ़ता है। तो आप देखते हैं एक आईएएस ऑफिसर और एक जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके लिए कितना बड़ा बड़ा क्वालिफिकेशन होता है, लेकिन हमारे लीडर्स के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया, 25 ईयर्स ऑफ एज, और फिर ओथ। ओथ तो भाई जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो हो ही जाएगा, है ना। उसी प्रकार से अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपको सदस्य बनना है तो मिनिमम 30 ईयर्स चाहिए। ओके, ये ध्यान रखेंगे। और एक आपका कानून है, एक्ट है, उस एक्ट का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो तो ये एक्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि बीपीएससी ने आरपीए के बारे में पूछा नहीं है, कुछ प्रोविजंस भले ही पूछ लिए जाते हैं। देखिए, आप इस आरपीए में कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि अगर कैंडिडेट को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लड़ना है, उस व्यक्ति को, मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के लिए अगर खड़ा होना है किसी व्यक्ति को, तो वो इलेक्टर होना चाहिए फॉर एन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन दैट स्टेट। सिंपल सा बात कहें तो मान के चलिए मैं बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनना चाहता हूँ, तो ये जरूरी होगा मेरे लिए कि मेरा जो वोटर लिस्ट में नाम होगा वो उसी राज्य का होना चाहिए, हम उसी राज्य के इलेक्टर होंगे, ना कि हम यूपी के इलेक्टर हैं और पता चला कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यता ले रहे हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर देखिए, गवर्नर के नॉमिनेशन के लिए जो हमने आपको बताया था कि 1/6 गवर्नर के पास पावर है नॉमिनेट करने का, तो ये भी उस राज्य के रेसिडेंट्स होने चाहिए। रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि जो 6 या 6 से ज़्यादा महीना उस पार्टिकुलर एरिया में या स्टेट में रह गया हो। ओके, इतना बात क्लियर है। अब देखिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी कुछ बातें की गई है आरपीए एक्ट में। संविधान में तो जो की गई थी हमने बता ही दिया है, आरपीए एक्ट में क्या कही गई है। कैंडिडेट मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन कंसर्न्ड स्टेट, मतलब सेम ही है। एसएलए के लिए कंडीशन सेम है और एसएलसी के लिए कंडीशन सेम है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आया तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए।
उसके बाद देखिए डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो एक तो होता है कि भाई संविधान में जो डिस्क्वालिफिकेशन के कंडीशन दिए गए हैं, एक तो वो होता है, ठीक है, जैसे आपने फर्जी सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट बना लिया कुछ ऐसा, या फिर आप अपनी सिटीजनशिप इंडिया की साबित नहीं कर पाए, तो वो तब आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। एक होता है अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट, ये बेसिकली इकोनॉमी या इकोनॉमिक या फाइनेंसेस से जुड़ा मुद्दा है, ठीक है। और भी एक दो कंडीशन होते हैं, लेकिन मैंने आपको पार्लियामेंट के चैप्टर में और अच्छे से आपको बताएंगे, तो चिंता ना करें उसका, ठीक है। और ये जो आपका संविधान में डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन दी गई है सेम एज एमपी, इसलिए हमने बोला कि रिपीट करने से क्या फायदा। पार्लियामेंट का जब चैप्टर हम डिस्कस करेंगे तो आपको ये कंडीशन बता देंगे। बस दिक्कत ये होती है, मतलब एक चेंज रहता है प्रोविजन में कि संविधान के अनुसार जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करी है, तो एमपी के लेवल पर प्रेसिडेंट करता है, और एमएलए के लेवल पर जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो आपका गवर्नर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन का तरीका है एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। एंटी डिफेक्शन लॉ भी आपका संविधान में बाद में ऐड किया गया था। इसमें क्या होता था कि भाई जो नेता है ना, वो पावर के लालच में, मिनिस्टर्स का पद लेने के लालच में क्या होता था, दल बदल कर लेते थे। यानी कि किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर हरा हुए चुनाव लड़े, और बाद में ये किसी दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो जाते थे, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है उसकी स्टेबिलिटी खतरे में आ जाती थी, और करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब जो समस्याएं थी काफी ज्यादा थी। इसलिए उसको हैंडल करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था कि भाई अगर आप दल बदल करते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है विद सर्टेन एक्सेप्शन। उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो हमारे संविधान के 10th शेड्यूल में वो जो कंडीशन है एंटी डिफेक्शन की वो बताई गई, ओके। तो एंटी डिफेक्शन के ग्राउंड पर अगर डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा तो डिसीजन कौन लेगा, रेस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, तो अगर कोई मेंबर एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन के अंदर कटघरे में है मान के चलिए, तो स्पीकर डिसाइड करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो चेयरमैन डिसाइड करेगा। इसलिए हमने यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर लिखा है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर आपके स्पीकर, मतलब चेयरमैन या फिर स्पीकर, ये ध्यान रखेंगे। फिर आप देखिए ओथ की अगर हम बात करें, तो ओथ जो है वो गवर्नर दिलाते हैं, ठीक है, या फिर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम या हर। तो जो आपके नए मेंबर्स चुन के आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो गवर्नर उन्हें ओथ दिलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक, वैकेशन ऑफ सीट्स। अब बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है कि एमएलए को सीट खाली करनी होती है। मान के चलिए अब वो उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वो एमएलए नहीं रहना चाहता है, या सडन डेथ हो गया, ओके। तो ये सब होता है आपका वैकेशन ऑफ सीट्स। और भी हम देखेंगे यहाँ पर, आप चिंता ना करें। लेकिन एक बात जो हमने आपको बताया डबल मेंबरशिप वाला क्या है, कि लेट्स से कि आपका एम पार्लियामेंट लोकसभा में भी चुन लिया गया उसे, और एमएलए के पद पर भी वो है, तो ऐसे में एक सीट चुनना पड़ेगा, तो लोकसभा के लिए चुना जाता है। उसके बाद देखिए अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसमें से भी एक ही चुना जाएगा, ऐसा नहीं कि दोनों सीट पर बरकरार रहेंगे, ओके। अब आप देखिए डिस्क्वालिफिकेशन, इसमें एक तो ये होता है कि भाई रेजिग्नेशन देना है, मेंबर्स का त्याग करना है, मेंबरशिप का त्याग करना है। तो एक तो होता है कि भाई हम रेजिग्नेशन दे दें, तो रेजिग्नेशन किसे दिया जाएगा,
प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, ये ध्यान रखिएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रेजिग्नेशन दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर एमएलए की बात हो रही है। अगर बात करें मिनिस्टर्स की, तो मिनिस्टर्स को हटाना है तो वहां पर गवर्नर का पावर चलता है। ओके, उसके बाद देखिए, एक तो डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि लेट्स से कि हाउस की मीटिंग होती है और हाउस के मीटिंग में 60 दिन या उससे ज्यादा वो व्यक्ति बिना परमिशन लिए हुए मीटिंग को अटेंड नहीं करता है। क्यूमुलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है एक जो सेशन आपका ऑर्गेनाइज हुआ था मॉनसून सेशन, उसमें 30 दिन एब्सेंट रहे, फिर उसका जो अगला सेशन आया लेट्स से आपका विंटर सेशन, उसमें 30 दिन रहे तो 60 दिन क्यूमुलेटिवली हो गया। तो फिर बिना परमिशन के अगर उन्होंने एब्सेंस रहा तो फिर आपका इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और ये सब एक्शन जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेते हैं। ठीक है, अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम आया ही है तो हम इससे और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एक तो आपके स्पीकर आएंगे और एक डेप्यूटी स्पीकर आएंगे और एक चेयरमैन आएंगे और डेप्यूटी चेयरमैन आएंगे। ठीक है, तो स्पीकर नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को चेयर करते हैं, हेड करते हैं, वो स्पीकर है। और अगर स्पीकर एब्सेंट है या फिर स्पीकर का पद खाली है तो फिर डेप्यूटी स्पीकर चेयर करते हैं। ठीक है, और स्पीकर जो है वो इलेक्ट होते हैं बाय द असेंबली फ्रॉम अमंगेस्ट द मेंबर्स, तो मेंबर्स में से ही चुन लिए जाते हैं स्पीकर को, और सीट्स को ये वेकेट कर सकते हैं अगर उनकी मेंबरशिप जो है वो रद्द हो जाती है, मेंबरशिप ऑफ द हाउस। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अमंगेस्ट द मेंबर्स, तो मेंबरशिप ही नहीं रहा तो स्पीकर के पद ये नहीं रख सकते। उसके बाद इनको अगर रिजाइन देना है तो डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन दे सकते हैं, और रिमूव अगर इनको करना है हाउस को तो फिर एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा इनको रिमूव करने के लिए, और उस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। याद रखना है आपको, ऑल द देन मेंबर्स मतलब उस समय जो आपके मेंबर्स अवेलेबल हैं उनके मेजोरिटी का सपोर्ट चाहिए, इसको हम इफेक्टिव मेजोरिटी भी कहते हैं। ओके, उसके बाद पावर की बात करें स्पीकर की, तो एक तो ये है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है या फिर रूल्स कमेटी है, जनरल पर्पस कमेटी है, तो इसको चेयर करते हैं। ओके, और हाउस के ऑर्डर डिकोरम को भी मेंटेन करते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन आप समझिए कि फंक्शंस के बारे में पूछा जाए तो आपको लिबरल रहना है। हाउस से रिलेटेड जो मैटर है उसका डिसीजन है वो स्पीकर ही करते हैं। जैसे आप देखिए कि कोई भी बिल, मनी बिल है कि नहीं है, उसमें भी आपका स्पीकर का ही डिसीजन फाइनल होता है। ओके, उसके बाद देखिए डेप्यूटी स्पीकर की बात करें तो अगर स्पीकर पद पर नहीं है या फिर टेम्पोररी रूप से एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर आ जाएंगे। ये भी मेंबर्स में से ही चुने जाते हैं और स्पीकर की ड्यूटी करते हैं व्हेन इट इज वैकेंट या एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद ये देखिए डोंट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ये स्पीकर की बात हो रही है, थोड़ा सा छूट गया था। फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब ये हुआ कि लेट से कि वोटिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ स्पीकर बैठे हुए हैं किसी मुद्दे पर, तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करेंगे। हाँ, अगर टाई अप हो गया, मान के चलिए कि 50 सपोर्ट में आ गया, 50 अपोजिशन में आ गया एक पार्टिकुलर बिल को लेकर, तब यहाँ पर आपका स्पीकर जो है वो अपना वोट देकर बिल के पक्ष या विपक्ष में उस हिसाब से बिल पास होगा या फेल होगा। ओके, फिर आप देखिए डिसाइड द मनी बिल, मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं जिस भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उस काउंसिल को चेयर करने वाले चेयरमैन कहलाते हैं, और ये भी अमंगस्ट द मेंबर्स ही होते हैं। और रिमूवल की बात करें तो ये भी इफेक्टिव मेजोरिटी से इन्हें हटाया जा सकता है, और डेप्यूटी चेयरमैन ये भी मेंबर्स ही होते हैं और इनको भी इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जा सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बनता हुआ हमें नजर आता है कि आप देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट है जो कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो स्टेट काउंसिल है वहाँ के जो चेयरमैन है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य ही होते हैं।
तो इस डिफरेंस को अच्छे से याद रखिएगा आप। ओके, अब यहाँ तक हमने डिस्कस किया, अब आते हैं सेशंस पर। तो सेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का या काउंसिल का बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन होता है सेशन। और इस सेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, एक पार्टिकुलर टाइम के लिए हाउस मीट करती है, और जो भी बिल या स्कीम लाना है, पैसे की अप्रूवल चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को खर्च भी करना है, स्कीम, सैलरी, पेंशन, सब कुछ वाली बात होती है। तो भाई पैसे निकालना है तो अप्रोप्रिएशन बिल पास करवाना पड़ता है, तब जाके पैसे निकलेंगे किसी योजना के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, तब वो खर्च होगा और फिर प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। ठीक है, और बाकी तो ये भी है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पर चर्चा होती है, जो भी राज्य में मुद्दे चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, उस पर भी डिस्कशन होता है, और सजेशंस भी दिए जाते हैं। साथ के साथ जो अपोजिशन मेंबर होते हैं, अपोजिशन लीडर होते हैं, वो भी क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट से, ताकि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया जा सके। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस किए जाते हैं। तो आप देखिए, जब हम बात करते हैं सेशन में, तो एक तो ये होता है समनिंग। समनिंग मतलब सेशन को बुलाया जाएगा तभी तो सेशन आगे कार्य करेगा। तो सेशन को बुलाना ही समन कहलाया जाता है, और ये समन कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं। और जाहिर सी बात है, इसके पीछे जो पूरा मैकेनिज्म होता है कि कब बुलाया जाए, कितने दिन सबका होना चाहिए, ये आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सजेशंस पर ही होते हैं। ओके, और ध्यान ये रखना है कि जो मैक्सिमम गैप है बिटवीन द टू सेशन कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ, ये याद रखना है। ये आपका पार्लियामेंट में भी लागू होता है। जैसे एक सेशन आज हुआ तो अगला सेशन याद रखना है कि 6 महीने के भीतर भीतर होने चाहिए, 6 महीने के बाद नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि एक साल में तो भाई कम से कम 2 सेशन तो होना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग है। ओके, क्योंकि 6 महीने से भीतर भीतर मतलब क्या हो गया, एक हुआ, फिर 6 महीने से भीतर भीतर, एक साल में 2 सेशन। लेकिन होता कितना है, आप देखेंगे कि 3 सेशन तो हो जाता है। एक तो आपका समर सेशन हो गया, एक है विंटर सेशन, एक हो गया मॉनसून सेशन, है ना। तो ये बात हो गई, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हैंस मस्ट मीट एटलीस्ट 2 टाइम्स ए ईयर। उसके बाद होता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट में क्या होता है कि चलो अब जो हाउस है वहां पर टेम्पोररी रूप से ब्रेक चाहिए, या फिर हल्ला गुल्ला ज्यादा होने लगा, हाउस का जो कार्य है वो सही से परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो हाउस को हम सस्पेंड कर देते हैं कुछ समय के लिए, 1 दिन, 2 घंटे, 3 घंटे। आप सुनते भी होंगे, बहस जब होती है तो अपोजिशन सब हो सकता है अपने मैटर को इतना तेज से रेज करते हैं कि फिर कोलैबोरेशन नहीं हो पाता है अपोजिशन और रूलिंग गवर्नमेंट के बीच में। तो फिर स्पीकर जो है वो डिसाइड कर देते हैं कि भाई एडजर्न कर दो कुछ समय के लिए, ताकि मेंबर्स के बीच शांति और वो सब आ जाए, है ना। उसके बाद देखिए, एडजर्नमेंट सिंडाई होता है। एडजर्नमेंट सिंडाई का मतलब वो हुआ कि हमने सेशन को टर्मिनेट, मतलब एक सिटिंग को टर्मिनेट किया फॉर ए इनडेफिनिट पीरियड। ये याद रखना है, ये जो सिटिंग है उसको हम इनडेफिनिट पीरियड, यहाँ पर तो पीरियड डिफाइन होता है 1 घंटे 2 घंटे, यहाँ पर इनडेफिनिट पीरियड के लिए ये 2 दिन 3 दिन कितने भी हो सकते हैं इनडेफिनिट पीरियड के लिए। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब एक बार एडजर्नमेंट सिंडाई डिक्लेयर कर दिया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, तो एक सिग्नल दे दी जाती है कि ठीक है, हाउस की जो भी फंक्शंस थे वो सब हो गए हैं, जो भी बिल विल पास करना था सब हो गया है। अब गवर्नर को एक कॉल दिया जा रहा है कि गवर्नर साहब, अब आप हाउस को प्रोरोगेट कर दीजिए। प्रोरोगेट का मतलब होता है कि जो आपके सेशन चल रहे थे उसको टर्मिनेट कर दीजिए। ठीक है, सेशन को टर्मिनेट करने की बात हो रही है, सेशन ही, जैसे विंटर सेशन है ना, तो टर्मिनेट कर दीजिए क्योंकि जो भी काम होना था वो हो गया है। और ये संदेश मिलता है एडजर्नमेंट सिंडाई से। कौन एडजर्नमेंट सिंडाई का वो निकालता है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और प्रोरोगेशन करने का जो अथॉरिटी है वो है गवर्नर। गवर्नर इश्यूज नोटिफिकेशन
फॉर प्रोरोगेशन, एंड प्रोरोगेशन मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द सेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। उसके बाद है आपका डिसोल्यूशन। अब एक तो होता है आपका प्रोरोगेशन, एडजर्नमेंट, सिंडाई, समन, एक होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब है कि भाई हाउस को ही डिसॉल्व कर दे रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट गिर जाएगी। डिसोल्यूशन का मतलब यही हुआ कि गवर्नमेंट का गिर जाना, मतलब मेजोरिटी सपोर्ट खत्म हो जाना। ठीक है, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वही डिसॉल्व होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि वो परमानेंट बॉडी है। और जब डिसोल्यूशन हो जाता है तो जो एग्जिस्टिंग हाउस की लाइफ है वो खत्म हो जाती है, तो फिर तो आपका चुनाव होना ही है। तो आप देखते हैं कि जब टर्म पूरा होने वाला होता है तो फिर उससे पहले ही चुनाव कर दिए जाते हैं, क्योंकि टर्म पूरा होने के बाद तो हाउस वैसे भी डिसॉल्व होने वाली है। तो इसलिए पहले चुनाव कर लिए जाते हैं कि जब डिसॉल्व एक्चुअल में हो जाएगी उससे पहले पहले गवर्नमेंट बन जाए, और फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपना रेजिग्नेशन भी सौंपते हैं। ठीक है, अब एक है आपका प्रोविजंस फॉर लैप्सिंग ऑफ बिल, मतलब अगर हाउस डिसॉल्व हो गया तो जो बिल पेंडिंग है हाउस में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसका क्या होगा। तो उसके लिए पार्लियामेंट के चैप्टर में हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, यहाँ पर रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा इंतजार करिए, हम इसको अच्छे से समझा देंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक टॉपिक जो भी आपको हमने बोला है वो हम करवाएंगे, क्योंकि रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, लेक्चर लंबा जाएगा। ओके, अब आइए क्योरम। क्योरम मतलब आप समझिए ऐसी बात है कि एक मीटिंग है, ठीक है, उसको भाई अटेंड होनी है, ऑपरेट होनी है, तो एक भी मेंबर नहीं रहेगा तो फिर मीटिंग ऑपरेट करने की तो कोई बात नहीं बनती है। ठीक है, उसी प्रकार से लेट्स से कि एक कंपनी है, उसमें एक ये रेगुलेशन है कि भाई जब तक 5 मेंबर कम से कम जुड़ेंगे नहीं तब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। कुछ इसी प्रकार का कंसेप्ट आपका कोरम होता है कि भाई जो हाउस है ना, हाउस की जो वर्किंग है वो तभी शुरुआत होगी जब कम से कम 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट होंगे। यानी कि लेट से कि 50 सीट का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इसके लिए कोरम क्या चाहिए, 1/10, मतलब 5 होने चाहिए। किसी किसी का 243 है, कोरम क्या चाहिए, 1/10, 24, है ना। तो ये चीजें आसान चीजें हैं, चिंता करने की बात नहीं है। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो मंत्री हैं, और एडवोकेट जनरल हैं स्टेट के, जैसे यूनियन लेवल पर अटर्नी जनरल होता है, स्टेट के लेवल पर एडवोकेट जनरल होते हैं, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट में, एडवोकेट जनरल। ओके, तो इनको अधिकार है कि ये हाउस के प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, बट विदाउट इंटाइटल टू वोट। यहाँ पर दो बातें हम आपको क्लैरिफाई कर देते हैं। एक तो ये है कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ये वोट करने का अधिकार नहीं रखते, चाहे कोई भी हाउस हो, लेकिन जो मिनिस्टर होते हैं वो जिस हाउस से ये सदस्य होते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से हो सकते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली से हो सकते हैं, तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य के रूप में इन्होंने मिनिस्टरशिप हासिल की है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको वोट देने का अधिकार है, वोट कर सकते हैं किसी मुद्दे पर। बट अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनकी सदस्यता नहीं है तो ये वोट नहीं करेंगे, भले ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट उसी में करेंगे जिन हाउस में इनकी सदस्यता है। अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है स्टेट में, तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मतलब जो लॉ को बनाने का प्रोसीजर है, पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसके बाद डिस्कशन होता है, उसके बाद उसको पास किया जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस है, थोड़ा सा हम
चर्चा करते हैं। चलिए, तो जो बिल है स्टेट के लिस्ट पर हो सकता है या फिर आपका कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर पर बिल लाया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक तो ये किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल याद रखना है। ऑर्डिनरी बिल ये होता है मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, जो मनी बिल नहीं है, ठीक है, तो वो होता है आपका ऑर्डिनरी बिल। तो जो ऑर्डिनरी बिल है वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, चाहे वो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या फिर असेंबली हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस बिल को मिनिस्टर लाते हैं तो उसको पब्लिक बिल कहा जाता है, और अगर कोई व्यक्ति लाता है जो मिनिस्टर नहीं है लेकिन मेंबर है तो प्राइवेट मेंबर बिल कहेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि बिल पास कैसे होगा। तो यहाँ पर दो केस स्टडी हो जाती है। एक तो आपका कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है तब क्या केस होगा, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तब क्या केस होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है, तो मान के चलिए कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुआ तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास आएगा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेजिस्लेटिव की डिस्कशन होता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास चार अल्टरनेटिव्स होते हैं। एक तो ये है कि भाई पास कर दे बिना कोई चेंज किए हुए। एक ये होता है कि पास तो कर दे रहे हैं लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स उस बिल में करके, कुछ सुधार करके। तो सुधार जब किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा, तो फिर जब वो पास हो जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल से तो फिर से वो असेंबली के पास पहुंचती है फॉर रिकंसिडरेशन, क्योंकि अमेंडमेंट किया गया है। तो अमेंडमेंट किया गया तब तो फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली का परमिशन चाहिए ही ना। अब लेजिस्लेटिव असेंबली इसे एक्सेप्ट कर सकती है या फिर रिजेक्ट कर सकती है अमेंडमेंट वाले को, ठीक है, या फिर अदर जो ऑप्शन होता है वो रिजेक्ट कर देना कि भाई असेंबली ने पास किया लेकिन हमें पसंद नहीं है, रिजेक्ट कर दो। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई 3 महीने या उससे ज्यादा हो गए तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और क्लैरिटी आपको हम देंगे कि मान के चलिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बिल को पास किया विथ अमेंडमेंट, ठीक है। अब क्या है कि अमेंडमेंट के साथ पास हुआ तो वो फिर से जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी कि हम एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो सही है, पास हो जाएगा, और फिर गवर्नर के एसेंट के लिए जाएगा, और गवर्नमेंट ने अगर एसेंट दे दिया तो वो एक्ट बन जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि लेट से अमेंडमेंट के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर को पसंद नहीं आया, उसने रिजेक्ट कर दिया, तब क्या होगा, तब फिर से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल लेकर आएगी, इंट्रोड्यूस कर लेकर आएगी सेम प्रोविजन के साथ जो उन्होंने शुरुआत में लाया था, और फिर से वो हाउस को पेश करेगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होगा, फिर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, लेकिन दोबारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल उसे रिजेक्ट नहीं करेगी। अगर रिजेक्ट करती भी है तो उस बिल को पास मान लिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या होता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास बिल गया और वो 3 महीने तक उस बिल को रखा रहा, कोई एक्शन नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, कुछ अमेंडमेंट के साथ भी पास नहीं किया, उसको 3 महीने तक रखा रह गया, ठीक है। तो ऐसे में दोबारा से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल पास करेगी, और फिर से जब दोबारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाएगा तो वो एट मैक्स फिर से 1 महीने तक उस बिल को रख सकता है, उसके बाद वो बिल पास हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहे कुछ भी कर ले, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल को पास करने के पावर को नहीं रोक सकता, ठीक है। एट मैक्स 4 महीने तक वो दबा कर रख सकता है, ठीक है, कोई एक्शन ही ना ले। बाकी तो अदर ऑप्शन है रिजेक्ट करने का, वो सब है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन जो सेकंड टाइम है ना, सेकंड टाइम जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पेश होगी बिल तो फिर वो पास होना ही है, ओके, ये अच्छे से ध्यान रखेंगे।
तो आप देखिए द बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउस इन द फॉर्म इट वाज पास्ड बाय द असेंबली। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है, जैसे पार्लियामेंट में क्या होता है कि भाई डेडलॉक जैसी सिचुएशन है, एक हाउस ने एग्री किया तो दूसरे ने एग्री नहीं किया, या दूसरे ने एग्री किया तो पहले ने एग्री नहीं किया, तो क्या है कि हाउस का समर्थन यहाँ मिलेगा नहीं, तो ऐसे में डेडलॉक वाली सिचुएशन आ जाती है। ये ऑर्डिनरी बिल के लिए बात हो रही है। तो ऑर्डिनरी बिल के लिए पार्लियामेंट के लेवल पर डेडलॉक को सॉल्व करने का एक तरीका है ज्वाइंट सिटिंग, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर्स एक साथ बैठते हैं और उस बिल पर चर्चा होती है, स्पीकर उसे प्रिसाइड करते हैं उस हाउस को, ज्वाइंट सिटिंग को, और फिर पास होना है तो पास हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी से, रिजेक्ट होना है तो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, ये तरीका होता है ज्वाइंट सिटिंग का। लेकिन यहाँ पर कोई ज्वाइंट सिटिंग की बात ही नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के लेवल पर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर को तो पावर दे ही गई है। भाई मैक्सिमम तुम 4 महीने के लिए रोक सकते हो, उसके बाद क्या? उसके बाद तो ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे। तो अगर पास हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी, उसके बाद गवर्नर के असेंट के लिए जाएगा, उसके बाद मान के चलिए कि वो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ओके, दूसरा बात ये है कि लेट्स से कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह ओरिजिनेट ना हो कि वो बिल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को किसी सदस्य ने इंट्रोड्यूस किया, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास हो गया बिल, उसके बाद कहाँ जाएगा? असेंबली के पास जाएगा। तो अगर असेंबली ने उस बिल को पास कर दिया तो ठीक है, रिजेक्ट कर दिया तो फिर यहाँ पर बिल रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोई सेकेंड इंस्टेंस वाली बात नहीं। इसका मतलब जो पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो इक्वल नहीं है टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली इज मोर पावरफुल देन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, उसके बाद देखिए एसेंट ऑफ गवर्नर की बात करें, ये तो हमने आपको बताया है। और एसेंट ऑफ गवर्नर के बारे में हम आपको गवर्नर के टॉपिक में डिटेल से बताएंगे, चिंता ना करें। कि बिल जब स्टेट मतलब गवर्नर के पास पहुंचती है एसेंट के लिए, तो गवर्नर के क्या पास ऑप्शन रहते हैं, तो थोड़ा सा हम आपको वैसे बता देते हैं। एक तो ये होता है कि भाई अप्रूवल दे दो, एसेंट दे दो। एक होता है विथ होल्ड, मतलब रिजेक्ट कर दो। एक होता है कि प्रेसिडेंट के लिए रिजर्वेशन के लिए उस बिल को कंसिडर कर दो। वैसे प्रेसिडेंट वाला जो रिकंसिडरेशन वाला है वो तो हमने आपको बताया है प्रेसिडेंट के टॉपिक में, तो अगर आपने सुना होगा तो दैट्स वेल एंड गुड, नहीं तो फिर एक बार आप जाकर सुनिए। ओके, और गवर्नर के टॉपिक में हम थोड़ा और डिटेल से बात करेंगे। अब देखिए जो मनी बिल है इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, जैसे राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते, उसी प्रकार से लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते। और अगर मनी बिल इंट्रोड्यूस होना है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो भी गवर्नर का प्रायर रिकमेंडेशन लेना होता है। ठीक है, और ये सिर्फ मिनिस्टर के ही द्वारा इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल एट मैक्स डिस्कस कर सकता है मनी बिल को, रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन वो एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पर निर्भर करता है। और 14 दिन के भीतर भीतर लेजिस्लेटिव काउंसिल को मनी बिल रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो द मनी बिल विल बी डीम्ड टू बी पास्ड। ओके, और फिर देखिए मनी बिल के ही रिगार्डिंग हम बोल रहे हैं आपको कि जब गवर्नर के पास पहुंचता है तो उनके पास क्या पावर, एसेंट कर दे, अप्रूवल दे दे, विथहोल्ड मतलब रिजेक्ट कर दे, या फिर मनी बिल को भी प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दे, फिर प्रेसिडेंट ही निर्णय करेंगे। ओके, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेज दे। लेकिन ध्यान रखना है कि मनी बिल के लिए ना रिकंसिडरेशन या रिटर्निंग ऑफ द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द गवर्नर वो पॉसिबल नहीं है, मनी बिल के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ अन्य फैक्ट देखिए, द मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर कैन आइदर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मिनिस्टर हो या फिर सीएम हो, वो एलसी के भी सदस्य, मतलब एलसी से भी सदस्यता उनकी हो सकती है, या फिर एमएल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक ही मेंबरशिप रहेगी। लेकिन जब बात आती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो वो असेंबली को ही रहेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि भाई मेजोरिटी या बहुमत कहाँ पर साबित होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में थोड़ी ना होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होती है। वहीं पर निर्णय होता है कि भाई सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के सरकार गिरा दो, है ना। एंड द फाइनल पावर टू पास द ऑर्डिनरी बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास लाई करता है। एट मोस्ट काउंसिल कैन डिटेन इट, इसको रख सकता है फॉर 4 मंथ, उसके बाद तो बिल्स विल बी डीम्ड टू बी पास।
3 मंथ पहले इंस्टेंस में, दूसरे इंस्टेंस में आता है तो 1 मंथ, है ना। उसके बाद देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ काउंसिल डिपेंड्स ऑन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज विल, ये ध्यान रखेंगे। और प्रिविलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डोंट एक्सटेंड टू द गवर्नर, है ना। एडवोकेट जनरल को कुछ प्रिविलेजेज होते हैं, मिनिस्टर्स को प्रिविलेज होते हैं, एमएलए को प्रिविलेज होते हैं, लेकिन गवर्नर को ये प्रिविलेज नहीं मिलती है। अब थोड़ा सा आप देखिए जो सीट्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा यूपी, फिर बंगाल, फिर महाराष्ट्र, बिहार, फिर तमिलनाडु, ये ध्यान रखना है। तो ये थी पूरी स्टेट लेजिस्लेचर 1 घंटे में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर आप डाउनलोड करिए। और किसी प्रकार का डाउट अगर आ रहा है आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसे क्लैरिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, एंड वी विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट शॉर्ट ऑफ लेक्चर। थैंक यू।